बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर में दिए गए जितने टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुके हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को और आगाज करते हैं पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व। गैसियस एक्सचेंज का अमल ताल्लुक रखता है। स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि गैसियस एक्सचेंज एक अमल है, उस दौरान में क्या होता है। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन ए, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू यील्ड एनर्जी। इस अमल के दौरान कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। ऑप्शन बी, फिजिकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से हवा जिस्म में आती है, बाहर जाती है। ऑप्शन सी, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हवा से लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन को खून के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल गैसियस एक्सचेंज से ताल्लुक रखता है। गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन एक तरह से पूछी गई है, तो आपको मालूम है हम डिस्कस कर चुके हैं इस डेफिनेशन को लेक्चर नंबर 1 में। ये वो अमल है जिसके जरिए ऑक्सीजन जिस्म का हिस्सा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है। 4 ऑप्शंस को देखिए। पहली ऑप्शन दरअसल सेलुलर रेस्पिरेशन के हवाले से है, दूसरी ऑप्शन ब्रीथिंग के हवाले से है, तीसरी ऑप्शन गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये दुरुस्त जवाब है, ये एक्यूरेट ऑप्शन है, आपने टिक करना है ऑप्शन सी पे। इसी तरह चौथी ऑप्शन को देखिए। चौथी ऑप्शन भी इररेलेवेंट है, गैसियस एक्सचेंज से इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट से रेलेवेंट है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू। पौधे में, पत्ते के अंदर गैसों का तबादला ज्यादातर किस जरिए से होता है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, स्टोमेटा, बी, जर्नल सरफेस, सी, क्यूटिकल एंड डी, लेंटिसेल। डियर स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है, जो दुरुस्त तरीन जवाब है, वो स्टोमेटा है। हम डिस्कस कर चुके, रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 1 में स्टोमेटा के जरिए ज्यादातर गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे में कितने ब्रोंकाई पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं एयर पैसेज वे को। याद कीजिए, एयर पैसेज वे के अंदर जब ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 नालियों में, उन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई की तादाद 2 है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। A1, B2, C many and D none। डियर स्टूडेंट्स, इन 4 ऑप्शन में जो दुरुस्त जवाब है वो बी ऑप्शन है। आपने टिक करना है बीटा ऑप्शन को। 2 ब्रोंकाई की तादाद 2 है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमंस। इंसानों में गैसों का तबादला कहां पे होता है। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं एयर पैसेज वे में। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। गैसों का तबादला इंसानों में निज़ाम तनफ़ुस के जरिए होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वियोलाई है, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और एल्वियोलाई में एक्सचेंज होते हैं। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, फेरिंक्स, ऑप्शन बी, ट्रैकिया, ऑप्शन सी, ब्रोंकाई एंड ऑप्शन डी, एल्वियोलाई। डियर स्टूडेंट्स, फेरिंक्स गलत जवाब, ट्रैकिया ये भी गलत, ब्रोंकाई भी गलत, और डी ऑप्शन एल्वियोलाई ये दुरुस्त जवाब है। आपने टिक करना है डेल्टा ऑप्शन पे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा मददगार है, फेफड़ों से हवा को निकालने में किरदार अदा करता है। आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं और दुरुस्त जवाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए, नेजल कैविटी, ऑप्शन बी, ब्रोंकस, ऑप्शन सी, ब्रोंक्यूल एंड ऑप्शन डी, डायाफ्राम।
डियर स्टूडेंट्स, नेजल कैविटी की बात की जाए, इसका किरदार नहीं है गैसियस एक्सचेंज में, इसका किरदार नहीं है हवा को बाहर निकालने में, ये एक्टिवली टेक पार्ट नहीं करता। ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, इनका भी उस तरह का अहम किरदार नहीं है। अलबत्ता इन चारों में जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो डायफ्राम है। ये डायफ्राम प्रेशर डालता है लंग्स पर और इस प्रेशर की वजह से अंदर मौजूद हवा बाहर निकलती है। आप टिक करते हैं डेल्टा ऑप्शन को तो ये दुरुस्त जवाब कंसीडर किया जा सकता है। डी ऑप्शन टिक करने पर आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं अगर ये सवाल आपसे इम्तिहानात में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीथिंग वाले लेक्चर में कि इंसानी जिस्म में दिमाग के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है। ये क्या करता है? ये सेंसिटिव है, ये सेंस करता है, ये स्टिमुलस को रिसीव करता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार की बुनियाद पर ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं, दुरुस्त जवाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन इन ब्लड। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल। एंड ऑप्शन डी, ऑक्सीजन इन मसल। डियर स्टूडेंट्स, दरअसल जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा रेस्पिरेशन होती है। जब ज्यादा रेस्पिरेशन होती है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करती है ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर सेंटर को और वो स्टिमुलेट करता है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल को। नतीजे के तौर पे ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है और अगर एक्सरसाइज नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होती है, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होता है। तो मेजर स्टिमुलस जो कि गैसियस एक्सचेंज में ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने में मददगार है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में कंसंट्रेशन है। दी गई ऑप्शंस में से ए ऑप्शन दुरुस्त है, आपने टिक करना है ए ऑप्शन को। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। बताइए रेस्पिरेशन से मुतल्लिक गलत स्टेटमेंट कौन सी है। आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, गैसेस कैन इजीली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्विलाई। गैसेस आसानी के साथ एल्विलाई की दीवारें क्रॉस कर लेती हैं। ऑप्शन बी, गैस एक्सचेंज इन लंग्स इज वेरी एफिशिएंट बिकॉज लंग्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। गैसियस एक्सचेंज का अमल लंग्स में होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी, इन एम्फीसीमा द वॉल्स ऑफ एल्विलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया। एम्फीसीमा में एल्विलाई की दीवारें टूट जाती हैं और सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, डस्ट पार्टिकल कैन डैमेज द लंग बाय इरिटेटिंग द इनर एल्वियुलर सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, डस्ट पार्टिकल लंग को डैमेज कर सकते हैं इनर एल्वियुलर सरफेस के ऊपर असरअंदाज होकर। इसमें आपने ये चेक करना है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। दी गई चारों ऑप्शंस को जब आप एनालाइज करते हैं, इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है, वो ऑप्शन सी है। हमने डिस्कस किया था एम्फीसीमा में, एम्फीसीमा की वजह से एल्वियुलर वॉल जब ब्रेक डाउन होती हैं, फेफड़ों की दीवारें और टिश्यूज मुतासिर होते हैं, लार्ज सैक्स बन जाते हैं जिनका सरफेस एरिया कम होता है। सी ऑप्शन में लिखा है कि लार्ज सैक्स होते हैं और सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाता है। एल्विलाई के ब्रेक करने से सरफेस एरिया कम होता है या ज्यादा, ये हमें मालूम है। जाहिर है जब एल्विलाई ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे सैक्स मिलकर बड़े सैक्स में तब्दील हो जाते हैं, साइज के बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो ये गलत ऑप्शन है, सी ऑप्शन पे आपने टिक करना है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 8, अ डिजीज इन्वॉल्विंग द ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इज। वो बीमारी के जिसमें लंग्स के एयर सैक्स मुतासिर होते हैं वो कौन सी है। आइए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, नमोनिया। बी, ब्रोंकाइटिस। सी, एस्थमा। डी, एम्फीसीमा। डियर स्टूडेंट्स, नमोनिया की बात की जाए, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्विलाई में सेटल हो जाते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन होती है, ऑक्सीजनेशन डिस्टर्ब होती है। ब्रोंकाइटिस की बात की जाए, ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इन्फ्लेम हो जाते हैं, उनमें सोजिश हो जाती है। एस्थमा की बात की जाए, इसमें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल की दीवारें कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ये एलर्जी की एक किस्म है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा की बात की जाए, ये ऐसी बीमारी है जिसमें एल्वियुलर सैक्स की ब्रेकडाउन हो जाती है और स्टेटमेंट के मुताबिक ये दुरुस्त जवाब है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें एल्वियुलर सैक्स की ब्रेकडाउन होती है, वो एम्फीसीमा है। आपने टिक करना है ऑप्शन डी को जो कि दुरुस्त जवाब है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू।
क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेजल कैविटी? वो कौन सा अमल है जो नेजल कैविटी में वाकया नहीं होता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ए, ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल, बी, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर, सी, वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर, डी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, पहली तीनों ऑप्शंस दुरुस्त हैं और जो चौथी ऑप्शन है वो गलत है। नेजल कैविटी में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि गैसियस एक्सचेंज का अमल एल्वियोलाई में होता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू को, जो कि एक्सरसाइज में दिया गया आखिरी एमसीक्यू है। और इस एमसीक्यू को जो हमने डिस्कस किया, इसकी दुरुस्त ऑप्शन, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। आपने डी पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड्स द एल्वियोलाई? एल्वियोलाई के गिर्द कौन सी खून की नालियां होती हैं? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ए, आर्टरी, बी, आर्टेरियोल, सी, कैपिलरी एंड डी, वेन। डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरीज वो खून की नालियां हैं जो एल्वियोलाई के गिर्द लिपटी होती हैं। ये सबसे बारीक खून की नालियां हैं। यही वो नालियां हैं जहां गैसियस एक्सचेंज होता है। हम ये कह सकते हैं कि एल्वियोलाई के गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं वो दरअसल कैपिलरीज हैं। आपने टिक करना है कैपिलरीज वाली ऑप्शन पे, जो कि ऑप्शन सी है। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू के हवाले से जहन में रखिएगा, एमसीक्यू की स्टेटमेंट सिंपल भी हो सकती है, कोई डेफिनेशन भी हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, और ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये कंसेप्चुअल स्टेटमेंट भी हो सकती है। आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए स्टेटमेंट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद दुरुस्त ऑप्शन का, सही जवाब का इंतखाब करना है, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक सवाल की एक ऑप्शन ठीक हो सकती है। अगर आप एक सवाल में दो ऑप्शंस को टिक करते हैं, आपका वो सवाल खुद बहुत गलत हो जाता है और उस एमसीक्यू के नंबर आपके लिए काउंट नहीं किए जाते हैं। इसलिए आपने तवज्जो के साथ एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को पढ़ना है, ऑप्शंस को एनालाइज करना है और सबसे बेहतर जवाब का इंतखाब करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये एमसीक्यूज आपने समझ लिए होंगे। याद रखिएगा, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं और एक्सरसाइज में दिए गए मजीद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बड़ा हिस्सा इन एमसीक्यूज में से आता है। आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस एमसीक्यूज को याद करेंगे, याद करने के लिए नोट डाउन करेंगे, तो इंशाल्लाह इम्तिहानात में अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।